अपना बच्चा खुद ही उसने मार दिया, उसके मुंह के ऊपर तकिया रख के। हाँ। कि या तो बच्चे को नुकसान हाँ। आप पहुंचाना चाहते हैं या खुद को पहुंचाना चाहते हैं। कि उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने ऊपर से नीचे जो है ना छलांग मार दी। तो मेरा डिप्रेशन वहीं पे शुरू हुआ कि मेरी जो ये हालत हो गई है, पता नहीं मैं वापस हो भी पाऊंगी कि नहीं। ये एक लाइन बहुत कंट्रीब्यूट करती है पोस्टमार्टम डिप्रेशन में कि हमने भी बच्चे पैदा किए थे, हमारे पे भी ये वक्त गुजरा, आप लोग कोई अनोखे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। कॉफी विद डॉक्टर ताहिरा रुबाब पॉडकास्ट में आपको वेलकम कहते हैं। हमेशा की तरह आज का हमारा टॉपिक भी बहुत हिलेरियस है, और ऑफ कोर्स क्योंकि हमने एक सीरीज शुरू की हुई है जो कि खास तौर पे विमेन स्पेसिफिक है, और उसके ऊपर हम विमेन इश्यूज़ के ऊपर जो है बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है औरतों के इश्यूज़ के ऊपर बात करने की। क्योंकि जब हम अपनी आबादी की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त 56% जो है वो 54% फीमेल्स हैं, जिसका मतलब ये है कि आधे से ज़्यादा आबादी हमारी फीमेल्स की है, और 46% हमारे आदमी हैं। 56% औरतें जो हैं वो 46% आदमियों की परवरिश करती हैं, उनको पैदा करती हैं, और इसका मतलब ये बनता है कि औरत 100%। औरत के इश्यूज़ के ऊपर बात होना, औरत के प्रॉब्लम्स के ऊपर बात होना इज़ रियली 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 इंपॉर्टेंट। क्योंकि जिस माशरे की औरत मजबूत होती है, अपने राइट्स का पता होता है, और उसके साथ साथ उसको ये पता होता है कि उसने डिफरेंट किस्म के जो प्रॉब्लम्स उसकी फैमिली में आ रहे हैं, उसको आ रहे हैं, उसके स्पाउस को आ रहे हैं, बच्चों को आ रहे हैं, माँ बाप या ससुराल के साथ आ रहे हैं, उनको मैनेज कैसे करना है, तो ज़िंदगी बहुत आसान और ख़ूबसूरत हो जाती है। मगर ये एक साइड की स्टोरी है, अभी दूसरी साइड की स्टोरी बाकी है, जिसका भी कहते हैं ना, पार्टी अभी जारी है। अभी हम देखेंगे आगे आगे क्या चीज़ें आने वाली हैं। आज का टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हर उस औरत के लिए है जो कि औरत है, बेसिकली जो कि एक फ़ीमेल है। ये मैं क्यों कह रही हूँ कि जो कि फ़ीमेल है और औरत है, उसका मकसद ये है कि हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करने लगे। पोस्टपार्टम डिप्रेशन बेसिकली एक ऐसा डिप्रेशन है जिसमें से ऑलमोस्ट 100% औरतें जो हैं, जब वो अपना बच्चा पैदा कर लेती हैं तो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती हैं। हर औरत इसको एक ही इंटेंसिटी के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं करती। मसलन कुछ औरतें ऐसी हैं जो कि बहुत शदीद किस्म का डिप्रेशन एक्सपीरियंस करती हैं और वो साल हर साल चलता रहता है, मगर वो बेबी की डिलीवरी के बाद का होता है। बहुत सारी औरतें जो इसको बड़े थोड़े लेवल के ऊपर एक्सपीरियंस करती हैं और जल्दी इसमें से बाहर निकल आती हैं। मगर आम तौर पे जैसे मैंने कहा कि ऑलमोस्ट 100% औरतें जो हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन यानी बच्चे की पैदाइश के बाद का जो डिप्रेशन होता है उसमें से गुजरती हैं, जिसमें उनका रोना, उनका खाने पीने को दिल ना करना, इवन वो जो बच्चा जिसको उन्होंने 9 महीने अपनी कोख में रखा है, उसकी पैदाइश के बाद उसके साथ उनकी अटैचमेंट भी नहीं रहती। इसी तरह से जो है वो अपने शोहर के साथ डिटैच भी हो सकती हैं, या उनकी प्रेजेंस जो है उनके लिए मैटर बहुत ज़्यादा करना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब बच्चा लगता है बीच में है, तो हम दोनों हस्बैंड और वाइफ उतने इजीली एक दूसरे से मिल नहीं सकते, उतना इजीली एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। फिर क्योंकि औरत के हार्मोन बड़े डिस्टर्ब हुए होते हैं, तो वो भी एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। देन अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है ना वहाँ पे आता है कि जब 9 मंथ्स में से, और 9 मंथ्स औरत को बड़ा फोकस किया जाता है, बिकॉज उसका बच्चा जो है वो बच्चे की वजह से उसको बड़ा लुक आफ्टर किया जाता है, बड़ा पैम्पर किया जाता है, बट राइट आफ्टर द डिलीवरी बच्चा सबसे ज़्यादा फोकस्ड होता है। दिस इज़ अनदर ट्रॉमा फॉर मदर। इसी के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत खूबसूरत, मेहरबान, शानदार मेरे गेस्ट, जिनकी हिम्मत को मैं सल्यूट करूँगी। इस माशरे में बात करना बहुत सारे टाइम पे जुर्म बन जाता है, मगर वो मेरी साथी फीमेल जिन्होंने जुर्रत की है, जिन्होंने डेयर किया है कि वो इन बैरियर्स को क्रॉस कर सकें, इन बैरियर्स के ऊपर जिसकी वजह से औरत बहुत ज़्यादा पिसती रही है या उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है, उनके ऊपर वो खुल के अपनी राय का इजहार कर सकें। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे माशरे की बहुत आम औरतें जो कि वर्किंग लेडीज़ भी हैं, जिनका ताल्लुक़ किसी सोशल मीडिया, किसी इंडस्ट्री, टीवी, फिल्म से कहीं से नहीं है, ना ही वो सोशल मीडिया सेंसेशंस हैं, बल्कि वो आम औरतें हैं जो काम करती हैं, अपना घर चलाती हैं, अपने काम करती हैं। इनको यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि हम इनकी ज़ुबानी सुन सकें कि एक आम औरत जो होती है वो किस किस चैलेंज में से गुजरती है, ताकि हमें इनकी पिक्चर ज़्यादा बेहतर क्लियर हो सके और हम ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें। और ये अंडरस्टैंडिंग ना सिर्फ हमारे आम लोगों के लिए होनी चाहिए, बल्कि प्रोफेशनल्स के लिए भी होनी चाहिए कि जब वो डील करें इन लोगों को तो फिर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अपने मेहमानों का तारीफ़ करवाऊँगी आपसे। अस्सलाम वालेकुम शहनीला जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। माय प्लेजर जी, आई एम ऑनर्ड टू हैव यू एक्चुअली। हमारे साथ अस्मा हैं। मैं खुद इनके बारे में कुछ नहीं बताना चाहती क्योंकि ये लोग खुद अपने अपने बारे में बताएंगे। और हमारे पास जो हैं डॉक्टर तैयबा हैं। आई एम सो थैंकफुल टू हर कि बड़े मसरूफ़ स्केड्यूल इनका होता है,
लेकिन मेरे कहने पे तशरीफ़ ले आती हैं क्योंकि इनकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है। जो ख़वातीन अभी आपको नज़र आई हैं तीनों मैरिड हैं, अपनी अपनी लाइफ गुजार रही हैं, बच्चे हैं इनके। सो इनको बुलाने का पर्पस भी यही है क्योंकि इन्होंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं तो ये हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकेंगी। शहनीला क्या करती हैं आप? पहले ये अपना तारुफ बताइए प्लीज़। जी मैंने 4.5 साल के करीब कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब की और उसके बाद फिर बच्चे हो गए तो मैंने क्विट कर दिया और दोबारा से मैं डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आई। अब मैं एक डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हूँ और मैं लोकल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पे काम करती हूँ। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स भी देती हूँ। वेरी नाइस। अस्मा अपने बारे में काइंडली बताइएगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम हुमा राना। सॉरी जी, हुमा राना। सबसे पहले हुमा डॉक्टर राना। साहब थैंक्स फॉर यू कि आपने अपनी पॉडकास्ट पे हमें बुलाया, इनवाइट किया। तो मेरा नाम हुमा राना है, मैं CEO ऑफ हुमाज सैलून हूँ। हुमाज सैलून। हुमाज अच्छा, सैलून। और ये सैलून कहाँ पे और है? ये है UCP के पास जो UCP होटल के में। पास। ओके, वेरी और नाइस। सेकेंडली अभी मैं एक ब्रांड अपनी लॉन्च कर रही हूँ H&H के नाम से, राया फेसिक्स में। H&H जो है ब्रांड लॉन्च कर रही हैं आप, क्लोथिंग ब्रांड है क्लोथिंग फॉर विमेन, और ये राया में लॉन्च लॉन्च वेरी कर रही नाइस। हूँ। हुआ हमें खूबसूरती के साथ साथ अच्छा पहनना ओढ़ना भी ऑफर कर रही है। बिल्कुल। थैंक यू सो और एक मच। मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं जो सप्लायर हूँ मेट्रो और केयरफॉर की, जो किड्स का गारमेंट्स भी मैं उनको सप्लाई करती हूँ और वुमेन का भी और जेंट्स का भी। वेरी नाइस। मैं वेंडर है उनकी। हूँ। वेरी नाइस जी, थैंक यू सो मच हुमा फॉर कमिंग। और मेरी माजरत कि मैं इनका नाम गलत मैंने लिया, It's मेरी okay. तरफ से आई एम सो सॉरी। डॉक्टर तैयबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, मगर फिर भी आई वांट कि आप इंट्रोड्यूस करें। मैं CMH मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक मेडिसिन टीच करती हूँ और स्टैटिक फिजिशियन हूँ और एस्थेटिक फिजिशियन है, लोगों को खूबसूरत बनाती हैं, हूँ। उनके चेहरों को मजीद निखार देती हैं। आप अब आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। थैंक यू सो मच वंडरफुल लेडीज फॉर बीइंग हियर थैंक यू और सो टाइम मच। निकालने के लिए और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जैसे अभी हमने इंट्रोडक्शन में बात की कि ऑलमोस्ट हर औरत जो है वो गुजरती है इसमें से। तो शहनीला, क्या आप गुजरी पोस्टपार्टम डिप्रेशन में से? यस और नो में जवाब दीजिएगा ताकि डिटेल में बाद में सुनूं आप। जी बिल्कुल गुजरी। आप इस पे एक्सपीरियंस बहुत जी। इंटेंस था या बस मार्जिनलाइज था? एक्चुअली इतना इंटेंस नहीं था स्टार्ट में, बट ग्रेजुअली वो इंटेंस हो गया क्योंकि एक और मिसहैप हुआ था। मेरी बड़ी वाली बेटी को कुछ ऐसी डिजीज़ हो गई थी जो थोड़ी रेयर थी और अभी मेरी छोटी बेटी थी 3 मंथ्स की ही थी, तो अच्छा। उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उसको एडवर्स बनाने में। ओके। हुमा, आपने एक्सपीरियंस किया पोस्टपार्टम डिप्रेशन? बिल्कुल किया और मुझे लगता है कि हमारी जो है एवरी वुमेन करती है, हमारी कंट्री की एवरी वुमेन जो है इस कंडीशन से गुजर के फिर आगे जाती है। कुछ ज़्यादा फील करती हैं, कुछ मेंटली डिस्टर्ब ज़्यादा हो जाती हैं, कुछ लोगों को सपोर्ट मिल जाती है तो वो उस बेहतर चीज़ हो को जाती बेयर कर लेती हैं। तैयबा, आपने एक्सपीरियंस किया पोस्टपार्टम डिप्रेशन? पहले तो पढ़ते ही थे, लेकिन जब इस फेज में से गुजरी तो यस ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि मतलब दे लीड द लेडी टू पोस्टपार्टम डिप्रेशन। यानी नेचुरली एग्जिस्टिंग भी हैं, एनवायरनमेंट रिलेटेड भी हैं, आपके रिलेशनशिप रिलेटेड भी हैं, तो दे ऑल कॉज वो दिस। होता है। यानी तीनों ही ऐसी फीमेल्स हैं जिन्होंने पोस्टपार्टम डिप्रेशन को अपने अपने लेवल के ऊपर कम या ज़्यादा एक्सपीरियंस किया। शहनीला, क्या हुआ था पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसको मैं ये कह रही हूँ कि हर औरत जो है वो जब डिलीवरी में से गुजरती है और उसके बाद का जो टाइम है वो डिप्रेशन में गुजर जाती है, जबकि हम समझते हैं कि वो माँ बन गई है, अब एक खूबसूरत चेंज आ गया, एक और बच्चा आ गया उसकी ज़िंदगी में जिसके साथ वो खेल सकती है, बात कर सकती है। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन आपने कैसे उसको एक्सपीरियंस किया? क्या हुआ था? आप अपने सिम्टम्स बताइएगा ज़रा काइंडली। जी, सबसे पहले तो मैं एक स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहूँगी कि मैंने सुना 10 में से एक औरत जो है पाकिस्तान में वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन का शिकार होती है और आई हाईली डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट क्योंकि मैं हर जिस दूसरी औरत को मिलती हूँ ना वो इस चीज़ का शिकार हुई है, लेकिन जब तक एजुकेट नहीं किया जाता, उनको बताया नहीं जाता कि इसके सिम्टम्स ये हैं, उनको रियलाइजेशन नहीं होती कि इन सारी चीज़ों से तो हम भी गुजरे हैं। तो जब कोई डॉक्टर की किसी की वीडियो देखते हैं या कोई साइकियाट्रिस्ट बता रहा होता है कि इस चीज़ को पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं, तो तब वो लोग रिलेट कर पाते हैं कि हाँ इस सारी चीज़ से तो हम
भी गुजरे। खैर मैं अपनी बात करूं तो सबसे पहला वो पॉइंट जो आपने अभी कहा कि 9 मंथ्स आपको पैम्पर किया जाता है, आप सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं, और जैसे ही आप बेबी डिलीवर करते हैं तो उसके बाद बेबी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज़ बहुत जो है वो कंट्रीब्यूट करती है कि आपको थोड़ा सा आप निगलेक्टेड फेज में चले जाते हो। और दूसरा मुझे ये लगता है कि अगर आप ससुराल में आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ससुराल में जो है ना अपना वो 40 डेज़ का जो टाइम पीरियड है वो अगर गुजार रहे हैं तो थोड़ा सा आप निगलेक्टेड होते ही हैं, चाहे जितना भी आपको कर लिया चाहे ना, आप थोड़ा निगलेक्टेड होती हैं। आपके क्या सिम्टम्स है जब आप पोस्टमार्टम को एक्सपीरियंस कर रही हैं? अच्छा, मेरी ये सिम्टम्स थी कि मुझे यूँ लगता था कि मैं मदर बन गई हूँ तो मुझे बच्चे को शायद संभालना नहीं आ रहा ठीक से। और दूसरा मतलब मेरा सी सेक्शन थे दोनों बच्चों की दफ़ाई, और जिसमें में बिल्कुल ताकत नहीं होती थी, और उसके बावजूद ये कहा जाता कि उठो बैठो चलो, कोशिश करो कि काम करो, इतने दिन हो गए हैं लेटी हुई हो, तो मैं पुश नहीं कर पाती थी अपने आप को, जिसकी वजह से मैं अग्रेसिव हो जाती थी ज़रा लेके जी। और फिर ये देखा जाना कि अच्छा किस तरह से डील कर रही है, अब डिलीवर कर दिया इसने तो एक्सपेक्ट किया जाना कि 5 दिन के अंदर अंदर ये सारी ट्रेन हो जाए, बच्चे को भी संभालने के लिए, अपने आप को भी संभालने के लिए। और क्योंकि आपको पता है गेस्ट बहुत आते जाते हैं इस पीरियड में, उनके सामने उठ के बैठना, उनसे अच्छे तरीके से मिलना, चाहे आप हंस नहीं पा रहे हो लेकिन मुस्कुराहट लाना चेहरे पे, तो आप वो पसपदा चले जाते हो कि जी आपके साथ क्या हो रहा है, बॉडी के साथ क्या हो रहा है, माइंड के साथ क्या हो रहा है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, उनको कोई समझ नहीं पाता है। ये चीज़ ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है आपको एक डिप्रेशन की तरफ धकेलने में। ओके, हुमा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि आपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन को कैसे एक्सपीरियंस किया? एक्चुअली मेरी जो शादी हुई थी एक टिपिकल फैमिली में हुई थी, तो जिनका माइंड था शुरू से ही कि हमें बेटा चाहिए बेटा चाहिए। तो अच्छा। मेरी शादी जो हुई थी मैं 15 एंड हाफ की थी। ओह तो माय गॉड, मेरी ओके। जब पहली बेटी हुई तो मैं 16 एंड हाफ की थी। तो अच्छा। मुझे स्टार्टिंग में ही वो तावीज़ और मेडिसिन और ये, तो वो मुझे बड़ा, वो मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था, तो मैं वो चीज़ें मुझे सर्वाइव करना पड़ी। तो मेरे लिए एक मतलब टीन एज जो होता है उसको पता ही नहीं है, उसको कंसीव करना पता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है, उसको जब चीज़ें बताई नहीं जाएंगी की नहीं 15 एंड जाएंगी, हाफ के ऊपर कैसे बता सकते हैं हम जी। बच्चे को कि कैसे बच्चा बता अभी तो सकते हैं? अपने वो खुद अभी टीनेज में से गुजर टीन रहा एज होता में है। से गुजर रहा होता है बिल्कुल। और उसके बाद जो बिहेवियर जो मैंने फैमिली के बर्दाश्त किए वो ये थे कि मतलब मैंने एक बेटी पैदा की है, तो उस पे हर बंदा अपनी अपनी लाइफ में बिजी है और मुझे कोई देख नहीं रहा या ना मेरे बच्चे को देख रहा है, तो वो ज़्यादा उस पेनफुल प्रोसेस से गुजरी हूँ। और फैमिली का बिहेवियर, ससुराल वालों का बिहेवियर, क्योंकि मदर तो थी नहीं, क्योंकि पैम्पर तो मदर करती होती हैं, या तो फैमिली में ससुराल में ऐसे करते हैं कि वो लोग पैम्पर करते हैं। जब दोनों साइड से आपको वो पैम्पर करने वाला कोई ना मिले, ना 9th मंथ में और ना ही आफ्टर डिलीवरी, तो वो एक पेनफुल होता है। और वो डेफिनेटली वो जब टीन एज में एक बंदा डिप्रेशन में चला जाता है ना, वो इन चीज़ों से गुजर रहा होता है। एक तो बॉडी उसकी ये सब एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो एक मदर बन सके, वो तो बिल्कुल ही उसकी बॉन्ड्स ऐसी हैं, उसका माइंड ऐसा है, उसको खेलना है, उसको भागना है, तो वो सब चीजें जब नहीं मिलती तो वो जो पीरियड वुमेन का है ना, जो जिनकी अर्ली शादी हो जाती तो पूरी लाइफ ही डिप्रेशन में गुजरती है। Oh my God, और एंड ऑफ okay. पे तो मुझे यहाँ तक हुआ कि वो डिप्रेशन करके फेस करके कि मुझे पैनिक अटैक होने शुरू हो गए अपनी लाइफ में। Okay. मैंने बहुत दफ़ा इस पे ट्रीटमेंट करवाए और मैंने बहुत ही ज़्यादा बेयर किया, क्योंकि मुझे वो जो मेरे साथ मामला हो रहे हैं वो मैं कर रही हूँ, अगर मैं दूसरे के साथ बिहेवियर चेंज रख रही हूँ तो उसको मेरा बिहेवियर लगेगा, उसको मेरे हार्मोन्स डिसबैलेंस नहीं लगेंगे, उसको ये नहीं लगेगा कि इसको क्या मसला है, इसको क्या देखना है। तो देखने वाले देखते हैं, जब कोऑपरेटिव फैमिली नहीं हो तो फिर बहुत सारा फेस करना पड़ता है वुमन को। Oh my God. तैयबा, how was your experience? मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़े से डिप्रेशन में चली गई थी। Okay. कुछ हालात ऐसे थे और माहौल ऐसा था। तबीयत अगर ख़राब हो जाती है, जैसे मुझे काफ़ी कुछ हो गया था, PIH हो गया था, यूरिन इन्फेक्शन भी नहीं ठीक हो रहा था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज इंटॉलरेंस आई और पता लगा कि मुझे गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इनिशिएट हुआ ये कि मूवमेंट फील होना बंद हो गई, और जैसे भी हाँ BP का काफ़ी रेज कर गया सडनली, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट बहुत कम थी।
मैं ये मुझे इर्द गिर्द मतलब मेरे जो लोग इर्द गिर्द थे वो ये कहते थे कि हमारे जमाने में तो लोग कनक वड़दे वड़दे बच्चे पैदा कर देते थे, ते ऐसे बीमार होके पै गई है। तो आपकी Exactly. बीमारी को लोग ऐसे मतलब इसको कोई बीमारी तो नहीं है, हाँ, तो जड़ा हमल होता है वो बीमारी नहीं होती, हाँ, लेकिन नहीं, हाँ होती नहीं भी होती, नहीं है। होती भी नहीं है। हाँ। लेकिन इफ देर आर थिंग्स, आप डिलीवरी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं, अगर आपको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन हो रही है, हाँ। आपको गेस्टेशनल डायबिटीज हो रही है, हाँ। आपको यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है complications और develop हो गई हैं आपको वेट बियर नहीं कर रहा, कर रहा, आपका ब्लैडर हाँ, वीक हो हाँ, रहा है, हाँ, तो ये चीज़ें अगर हो रही हैं, जैसे पीआईएच के अपने अलग मसले हैं, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है बॉडी हाँ, में जब हाँ, हाइपरटेंसिव होता है, हाँ। और उसके साथ साथ मतलब मुझे मेरे जॉइंट्स की डिसलोकेशन मुझे फील होना शुरू हो गई थी कि ओके। जब मूवमेंट बंद हो गई तो मुझे हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। हम्म, वो 1-1.5 महीना मैं हॉस्पिटलाइज रही, हम्म, और जब मैं वो हॉस्पिटलाइज रही तो मेरे पास रुकने के लिए घर से कोई अवेलेबल नहीं था, ओके। इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि घर में मेरे सास ससुर, मेरे देवर नंदे सब सब थे, लेकिन बट हॉस्पिटल हॉस्पिटल में में रुकने वाला। रेयरली दे कम, दे विजिट, दे गिव मी बॉटल ऑफ हाँ। वाटर और वट एवर आई आस्क फ्रॉम होम, डिलीवर करके तो फिर वो दे गो बैक। तो अच्छा। फिर ये कि एक टाइम ये आया था कि मैं गाड़ी के पीछे भाग रही होती थी कि मुझे भी साथ ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, पर मुझे रहना ज़रूरी था इसलिए कि मेरा मूवमेंट फील नहीं होती थी, तो वो सारा सीटीजी से यानी बच्चे की धड़कन को मॉनिटर करके ही देखते थे कि बच्चा इज़ फाइन। हम्म, लेकिन बच्चे की ग्रोथ भी रुक गई थी क्योंकि बहुत सारे फैक्टर साथ चल रहे थे। इंसुलिन लग रही है, मेडिसिन मिल रही हैं, कोई बात करने के लिए साथ है नहीं, तो आपको ना बहुत अजीब सा फील होना। मुझे उसी वक्त स्टार्ट हुआ, फिर ये कि मेरा वेट बहुत ज़्यादा उसी वक्त गेन हो गया, तो मेरा डिप्रेशन वहीं पे शुरू हुआ कि मेरी जो ये हालत हो गई है, पता नहीं मैं वापस हो भी पाऊंगी कि नहीं। हाँ, ये बहुत बड़ा फियर होता है हाँ, औरतों का कि बच्चा पता जो नहीं क्या इतना होगा। छोटा सा मेरे अंदर है, एक तो ये कि वो प्रीमेच्योर है, अभी उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो बच्चे से संभालने का एक्सपीरियंस तो था ही नहीं। मेरे ख्याल है फर्स्ट प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है ये, तो उसको कैसे संभालना है, और उसकी जब ग्रोथ रुक गई तो और मेरा फीवर सेटल नहीं हो रहा, तो उन्होंने मेरा इमरजेंसी सिजेरियन प्लान कर लिया प्रीमेच्योर। तो जब वो कर लिया प्रीमेच्योर भी, तो वो बेबी निकला इतना सा जैसे बिल्ली का बच्चा भी नहीं होता होगा, उससे भी छोटा सी ओके, बच्ची निकली मेरी। तो मैं बड़ी परेशान हुई, हालत भी ऐसी हो गई कि अपना आप उठाना, वॉशरूम तक जाना, और चक्कर इतने आ रहे हैं कि नज़र ही कुछ नहीं आता कि आप वापस कैसे पहुंचोगे। तो हुआ ये था कि एंड में मेरी जब बहुत बुरी हालत हुई और मैं बहुत रोई, और फाइनली मैंने अम्मी को कॉल की कि अम्मी मेरे पास तो यहाँ रहने के लिए भी कोई नहीं है मेरे साथ, मैं क्या करूँ। तो नेक्स्ट साइड से अम्मी आ गई, जैसे अम्मी आई नेक्स्ट सुबह मेरा उन्होंने सिजेरियन कर दिया। अब जब बच्चा हुआ तो मुझे ऐसा लगा मेरे पास कोई है संभालने के लिए भी, अम्मी है, लेकिन जो बचा हुआ तो वो इतना सा था, ना उसमें कोई सकिंग पावर, इतनी उसमें पावर नहीं थी कि ना वो फीड ले सकती थी, ना वो रो सकती थी, इवन वो क्राई नहीं कर सकती थी, इतनी वीक तो थी वो। ये मैम याद आ रहा है मुझे कि मुझे डिप्रेशन हुआ, तो मैं लिटरली कि यार हम बच्चों को थप्पड़ मार मार के रुलाते थे कि वो रोएंगे, उनके लंग्स एक्सपैंड होंगे, उनका हार्ट फंक्शनिंग ठीक होगा, तो वो दैट फिजियोलॉजी वाज इन माय माइंड एंड माय डॉटर इज नॉट क्राइंग। तो मेरे अंदर वाले डॉक्टर भी परेशान, तो वो जैसे थप्पड़ लगाने के लिए उसकी चीख भी इतनी सी थी कि जगह ही नहीं थी, उसको जो मैंने लगाई वो तो उसमें रोने की ताकत भी नहीं थी। मैं इतनी डिप्रेस हो गई कि जैसे चिड़िया का बच्चा होता है, ये कैसे अब पढ़ लेगी, और सपोर्ट कोई नहीं थी। जब फैमिली सपोर्ट साथ नहीं है और आपके पास मतलब अम्मी हैं, लेकिन अम्मी ऑब्वियसली शी इज आल्सो वाचिंग कि व्हाट्स हैपनिंग ससुराल में। तो फिर यही हुआ कि मैंने बियर, हालत बहुत बुरी थी, तो आई हर्ड माय हस्बैंड आस्किंग माय मदर इन लॉ के ये नॉर्मल हो जाएगी, पहले की तरह हो जाएगी वापस। ये बहुत बड़ा बॉडी जो, हाँ, oh क्योंकि my मैं God, मोटी बहुत this is... तो वो भी एक मतलब हुआ ये, आई ट्राइड डाइटिंग ये वो, लेकिन ये चीज मुश्किल हो जाती है, हाँ, और फिर बच्चे को संभालना, वो शुक्र अम्मी थी उस टाइम, संभाल लिया सारा कुछ, लेकिन बाद में फिर ये सब इट कंटिन्यूड कि वो छोटी है, ग्रोथ नहीं सही हो रही, अच्छा और बहुत सारी बातें हैं। ये तो अब बच्चे के ऊपर चला गया ना, मुझे ये होता था कि मेरी बच्ची है तो अगर मैंने बीच में मैंने सोना है, अच्छा नहीं बीच में नहीं मैंने सुलाना, साइड पे सोए मैं क्यों, मेरे हस्बैंड और के बीच साथ मैंने सोना है। जेलसी फैक्टर थोड़ा नहीं, जेलस नहीं मैं होती थी, बट मुझे होता था कि मतलब
मैं मैं कभी यहाँ हूँ। सेंटर में सोई नहीं थी हालांकि, लेकिन आई वाज लाइक ये, और वो मेरी बाजू पे ही लेटी होती थी, तो ये था कि अगर करवट भी लेनी है तो बस उसको 7 इधर पहले रखना है, उसकी तरफ ही मुंह करके सोना है। लेकिन ये कि सोते वक्त सोने के बाद बेशक इधर उधर राइट लेफ्ट होते रहे, लेकिन सोते वक्त मैं सेंटर में सोऊंगी। वेरी तो ये होता था कि नहीं, एक डर लगता था कि ये ना सोते हुए वो इसके ऊपर ही ना चढ़ जाए। दूसरा ये भी होता था कि मेरी जगह मैं क्यों पीछे मैं क्यों बटूं। ब्यूटीफुल। जो अभी डॉक्टर तैयबा ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ये एक्सपीरियंस मैंने बहुत सारी फीमेल्स में को सुना है कहते हुए कि जब उनका बेबी हो जाता है तो उनको फील होता है कि शायद कोई तीसरा उनके और उनके हस्बैंड के बीच में आ चुका हुआ है, और उसको शेयर करना और उसको अपने बेड को शेयर करना या इस तरह की फीलिंग्स को देखना कि अब हम उस तरह से नॉर्मली एक दूसरे के साथ नहीं बैठ पाएंगे जैसे आम बच्चे के बगैर, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के पास ज्यादा टाइम होता है बैठने के लिए। तो वो ये जेलसी वाला एक एलिमेंट जो है ना, नहीं काइंड ऑफ ज्यादा केयरफुल हो रही थी मैं, लेकिन ये कि रात की नींद नहीं पूरी होनी। हाँ। और कभी कभी ये कि उसको फीड, क्योंकि मेरी ही करती थी, तो मुझे गोद में लेके मैं झोंके आ रहे हैं और उसको फीड भी करा रही हूँ, और ना अंधेरे में और नींद में ना मुझे लगता है इसकी शक्ल भी ड्रॉनी हो रही लिटरली मैं बड़े गौर से देखती थी, हंस रहे हैं कि हम क्या बातें कर रहे हैं। मैं गौर से देखती थी कि यार नहीं ठीक ही है, अभी बच्चा ठीक है, डर भी लगता। डॉक्टर होना भी कई दफा मुसीबत बन जाता है कि आप खुद ही ओवर कॉन्शियस हो जाते हैं कि पता नहीं बच्चा जो है वो क्या हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए शहनीला कि क्या आप व्हाट डू यू थिंक कि वो क्या ऐसे प्रेशर्स होते हैं एक औरत के ऊपर जब वो डिलीवरी से आती है बाहर, तो प्रेशर्स क्या होते हैं कि जो उसको मजीद डिप्रेशन में जो है वो डाल देते हैं? एक माँ जो कि नई न्यूली मदर है, अभी बस न्यू एक्सपीरियंस है उसका, और अभी शादी को भी कोई बहुत अरसा नहीं, साल एक हुआ होगा मैक्सिमम, इतना ही टाइम हुआ होता है, और उसके बाद जो है ये बड़ा चेंज, लाइफ के 2 मेजर चेंजेस जो हैं आपकी लाइफ में 1 साल के अंदर जो है वो तकरीबन यहाँ पे ऐसे ही होता है कि 1 साल के अंदर जो है वो आ जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या एडेड फैक्टर्स होते हैं जो औरत को पोस्टपार्टम डिप्रेशन की तरफ ज्यादा धकेलते हैं, और आपके लिए क्या थे? अच्छा, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूँगी वो ये है कि डिलीवरी से 1 दिन पहले यू आर नॉट मदर, यू आर गोइंग टू बी मदर बट यू आर नॉट मदर। अब 1 दिन के अंदर ही बच्चा आ गया और आपने उसको 24 आवर्स के लिए देखना है, उसको फीड भी करवाना है और बाकी सारे मामला भी उसके। तो ये जो ट्रांजिशन है ना, ये कोई इतनी स्मूथ नहीं होती है। ओके जी, जो मुझे फील हुआ जी, क्योंकि उसी दौरान ही आजकल जैसे मैंने डिस्कस किया कि मेजरली जो है वो सी सेक्शंस होती हैं, ऑल्दो नॉर्मल डिलीवरीज भी जो दे आर आल्सो पेनफुल, बट सी सेक्शन में होता है कि आपकी बॉडी सारी कट हुई और स्टिचेस में पेन हो रही है आपको, और आप उठ के खड़े नहीं हो सकते, आपके लिए अपना वजूद संभालना मुहाल हुआ होता है, आपके लिए वॉशरूम तक जाना मुहाल हुआ होता है। मुझे याद है मेरे सी सेक्शंस के बाद सबसे बड़ा फेयर जो सारा दिन होता था डिलीवरी के दिन में कि शाम तक उठ के जो है वो मैंने वॉशरूम पहुंच जाना है। ओके जी, और बीइंग अ डॉक्टर एक बात बताती हूँ, हम लोग जब सिजेरियन करते थे बच्चों के, तो सॉरी औरतों के, तो हम नेक्स्ट डे सुबह अर्ली मॉर्निंग, अगर कल हुआ है तो आज सुबह उसका जो लगा हुआ है ना कैथेटर, फॉलीज उतार देते थे, और ये कि अब उठो, तुम थोड़ा सा चलो, ये हेल्प करेगा तुम्हारा वुंड हील करने में, और नहा के आओ तो हम तुम्हारी पट्टी करेंगे। हाँ, लेकिन अब बीइंग डॉक्टर ये देखें कि एक औरत का एक्सपीरियंस क्या है। मैं खुद भी कर चुकी हूँ। अच्छा, मैं जब वो आई थी नर्स मेरा फॉलीज आउट करने, तो मैं कहा मैं तो नहीं उठ सकती, प्लीज मुझे 1 दिन और रख लें। 1 दिन मुझे फॉलीज लगा रहे थे, और उस दिन मुझे समझ आई कि मैं बहुत तकलीफ दे रही थी उस औरत को। मैं कहती ये थी कि तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ, लेकिन जब वो आपने पेन नहीं देखी होती, आपको पता नहीं होता कि वो उसकी बॉडी तो इस काबिल नहीं है कि कैसे वो वॉशरूम जाए और कैसे वो नहा के आए अपनी पट्टी कराने के लिए। एक्चुअली कहते हैं ना, जब तक दूसरे के जूते में अपना पाँव नहीं डालते, आप फील नहीं कर सकते उसके जूते में। वो टाइम था जब मैं लिटरली आई फेल्ट कि मुझे एम्पैथ कितना होने की जरूरत है, मुझे नहीं पता था। और मैं बहुत सी चीजें हैं जो हम माँ बनने के बाद फील करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा माँ का दर्द होता है। ठीक है, हमारी माँ का दर्द कि उसने हमें कैसे पैदा किया और उसने हमें कैसे पाला, क्या मुश्किलात देखी, उस दिन पे रियलाइजेशन होती है, उससे पहले कभी भी नहीं होती। चाहे आप
मतलब 40 साल जिंदगी की आप शादी ना करें, आप माँ नहीं बने, मैं समझती हूँ शायद वो रियलाइजेशन ना होती हो कि जैसे ही आपकी बॉडी गुजरी ना पेन से, तो फिर आपको फौरन माँ का ख्याल आता है, चाहे वो जिंदा है, हयात है या नहीं है, कि हमारी माँ इतनी तकलीफ से हमारे लिए गुजरी थी। और सबसे ज्यादा फर्स्ट बेबी की वजह होता है कि जब फर्स्ट टाइम आपकी डिलीवरी हो रही होती है तो आप उस प्रोसेस से गुजर रहे हो, वो आपकी समझ से बाहर होता है कि ये आपके साथ हो क्या रहा है, ये क्या है, ये पेन ये कैसी है, जो पूरी लाइफ में आपने कभी बियर नहीं की। Experience ही और नहीं किया। पता नहीं अल्लाह ताला ने इसीलिए माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखी है कि जब हम लोग उस कंडीशन से गुजर रहे होते हैं ना, तो वो हम जानते हैं या अल्लाह ताला जानता है, बेशक। और वो आसानी से हमें उस चीज आपका से भी निकाल C-section देता हुआ है। हुआ या जी, मेरा भी हुआ। आपका भी अच्छा, C-section हुआ? लकीली आपको आज तीनों सिजेरियन वाले लोग Cesarean- नहीं, दिस इज वेरी, क्योंकि औरतों को आमतौर पे ये भी खुद भी उनको लगता है कि शायद ये आसान चीज है, ये करवा लो। और नहीं, females जो है आसान ना, they also, उनको लगता होगा। एक्चुअली मेरी फर्स्ट जो है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो वो किसी ने देखा नहीं कि ब्लड कितना चला गया, कितना रह गया बॉडी में क्या है। लेकिन सेकंड टाइम जब वो हुआ तो मेरा HB इतना डाउन आ गया था कि मुझे 7 बॉटल जो है वो ब्लड की इनटेक की गई। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप बताइए वो कौन से एडेड जो हैं वो आपके ख्याल में फैक्टर्स हैं? सबसे पहला तो जो यही कि सपोर्ट। अगर मेरे पास अम्मी नहीं आती या मेरे पास सपोर्ट नहीं होती, जैसे मुझे इनिशियली ये था मैं बीमार ना होती तो प्लान था कि मैके जाके डिलीवरी करानी है, तो ससुराल रुकना पड़ा। मेरी नंद की भी डिलीवरी थी, तो उनको था कि मेरी सास जो हैं वो उनके ऊपर ओवर बर्डन हो जाएंगी। अच्छा, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि जो बंदा संभालने वाला होता है उसको बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है। वाकई संभालने उस वक्त मुझे नहीं आइडिया था। खैर मेरी अम्मी आ गई तो वो मुझे करती रही, क्योंकि मैं ही बीमार हो गई, जा नहीं सकी। मुझे कोयटा से ट्रैवल करना पड़ता, तो मुझे बाय एयर मैं आ ही नहीं सकती थी। तो हुआ ये कि वहाँ पर संभालने के लिए अगर अम्मी नहीं होती तो शायद मैं ज़्यादा फेस करती प्रॉब्लम। एक होता है सपोर्ट, ओके, आपकी नींद पूरी हो रही हो, अगर आपके पास वो नहीं है ना, अम्मी नहीं है या आप अकेले रहते हैं, तो हस्बैंड की सपोर्ट। कि अगर आप, कई दफा हस्बैंड ऐसे कहते हैं कि क्या ये रो रहा है बच्चा, इसको लेके दूसरे कमरे में चली जाओ। ये बड़ा एक कॉमन कई फैक्टर है, मैं कहूंगी पेशेंट्स तकरीबन हर बताते घर में हैं। होता तो है। अगर वो दूसरे कमरे में चली जाएगी और दिन को उठ के उसने भी काम करना है, तो यू आर टेकिंग योर नैप, अपनी नींद आपने पूरी कर ली है, तो उस औरत का क्या कसूर है? वो जाग रही है सारी रात, बच्चा रो रहा है तो वो सारी रात जाग रही है। ये हम किसी न किसी पॉइंट पे हम सब लोग जो है वो बच्चे को लेके दूसरे कमरे में गए। हाँ। अच्छा, ऐसे ही है। बच्चे को दूसरे कमरे में ले जाओ, ताकि और माइंड हस्बैंड सो लें, क्योंकि उन्हें सुबह से ऑफिस कि जाना है। अब तुम थोड़ी देर इसको संभाल लो, उसने सुबह जॉब पे भी जाना है, काम पे भी जाना है। उसने। लेकिन वो ये नहीं देख रही होती कि जो अगर उस आप- बच्चे को, हालांकि वो भी हाँ। उस चीज से गुजर के आई है ना, उनको देखना हाँ, चाहिए कि हाँ। वो बजाय उसको अपने बेटे को समझाने के लिए कि भई आपकी जिम्मेदारी भी उतनी है और उसकी भी उतनी है, उसने भी सारा दिन स्पेंड करना है हम लोगों के साथ, उसने किचन संभालना है, उसने घर संभालना है, उसने जो है रात को पूरा भी दिन की उसकी उसकी ड्यूटी जो ड्यूटी चलनी है। वो exactly। तुम तो दोपहर में सो जाओगी, तुम तो ठीक हो, और लेकिन अगर उसने सपोर्ट Actually सोना है हम तो- सो कैसे सकते हम हैं? सो भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जब बच्चा सोता है तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हम अपने काम बाकी निपटा भी लें। काम कर लें। एग्जैक्टली। तो हमारे लिए नींद का टाइम ना रात को बचता है और ना सुबह को जो कि बचता है। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं टुवर्ड्स पोस्टमार्टम, वो बिल्कुल। लंबे से आप लंबा सोचिए, जो- अगर और एक ये दिन नींद नॉर्मल disturb बंदा ना होना- सोए ना, तो उसका थॉट प्रोसेस खराब होना शुरू हो जाता है। और अगर इस कंडीशन से गुजरी हुई एक औरत है जिसे हिला भी नहीं जाता, वो बच्चा भी देखती है, वो उसको नींद की कितनी जरूरत है, वो नहीं सो पाती, तो फिर उसका क्या बिल्कुल ऐसा दिमाग है। काम करेगा। अच्छा, जैसे मैं क्लिनिक पे ये देखती हूँ कि कुछ फीमेल्स में जैसे केसेस कुछ आए तो उन्होंने बताया कि वो जो बच्चा वो डिलीवर करती है उसके साथ उनकी बड़ी कोई डिटैचमेंट सी हो जाती है, दे डोंट फील लाइक कनेक्टिंग विद वो जो पहले हम इतने एक्साइटेड होते हैं, अच्छा बेबी आ रहा है बेबी आ रहा है। तो बच्चे की पैदाइश के बाद नॉर्मली ये मैंने क्लिनिक के ऊपर केसेस देखते हैं कि फीमेल जो है दे फील लाइक कि ये क्या आ गया, ये हमारे लिए एक मसला या हमारे लिए एक जिम्मेदारी बढ़ गई है, बिकॉज ऑफ कोर्स उसके बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो हैं, और साइकोलॉजिकली भी एक प्रेशर है कि अब एक जिम्मेदारी भी है जो 24 आवर्स, अब आपकी अपनी लाइफ बिल्कुल जो है वो माइनस हो चुकी है, अब आपने उसको ही जो है मैनेज करना। आप में से किसी ने कोई ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस की? बिकॉज दिस इज नॉर्मल पार्ट ऑफ पोस्टमार्टम, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो डिटैचमेंट जो है फीमेल्स
फील करती हैं अपने बच्चों के साथ? आप में से किसी ने इसको एक्सपीरियंस किया? एक्चुअली जो मेरे सिनेरियो में हुआ था ना, मेरी डिटैचमेंट अपने हस्बैंड के साथ हो गई थी। ओके। मुझे होता था कि मैं बस अपने बच्चे के साथ ही टाइम गुजारूं और मुझे कोई तंग ना करे। तो तंग ना करे लेकिन सपोर्ट करे, ये रिक्वायरमेंट होती थी, क्योंकि मेरी भी मदर अवेलेबल नहीं थी, मेरे इन-लॉज ही थे और वो देखते थे, बट 24 घंटे आपको कोई नहीं देख सकता। उसके लिए आपका एक एक्स्ट्रा पर्सन कोई ना कोई होना चाहिए जो आपकी टेक केयर करे। आप बच्चे को देख रहे हैं जब, तो आप देना चाहते हैं, आप सोना चाहते हैं, तो कोई पकड़ने वाला हो उसको, आप कोई काम करना चाहते हैं, अगर कोई देखने वाला हो, फिर आपकी नींद इतनी डिस्टर्ब नहीं होती। बट जब मेरी सेकंड डिलीवरी हुई तो 1 ईयर का गैप था और मेरी सेकंड जो बेबी थी, जो जब मैंने डिलीवर किया तो उसके बाद उसको पोस्टनेटल जॉन्डिस हो गया, जो कि बहुत ही सीवियर किस्म का था। तो हम CMH में लेके उसको रहे। अब उसके लिए मुझे जाना पड़ता था, कभी वो मुझे 24 आवर्स के लिए वहाँ पे रखते थे कि आपने इसको मदर फीड पे रखना है तो मदर को बुलाएं, कभी नहीं भी रखना है। और मैं विद स्टिचेस, अभी मेरे स्टिचेस ओपन नहीं हुए थे, मुझे मूव करना पड़ता था और वहाँ पे कभी बेड अवेलेबल होता था सीधा लेटने के लिए, कभी 2-2 लोग होते थे, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी उसकी वजह से। और मेरी बड़ी बेटी जो है वो घर पे होती थी, तो ये एक बड़ा मेरे लिए एक इरिटेटिंग पॉइंट हो गया था, क्योंकि वो छोटी बेटी जब एडमिट रही तो लेके तो उसको 1-2 दिन के लिए गए थे, लेकिन फिर महीने से ज़्यादा लग गया। हुमा, आपने फील किया कि आप अपने बच्चे से डिटैच थी और आपने कुछ या क्या, जैसे अनीला ने तो एक और चीज ऐड की कि हस्बैंड के साथ डिटैचमेंट? मेरा दोनों ही सीन थे, ना तो मैं हस्बैंड के साथ अटैच थी और ना ही बच्चे के साथ। मतलब वो नहीं, मतलब एक तो मदर वाली फीलिंग होती है, वो तो होती है, लेकिन एक मेंटली प्रिपेयर जो होता है, क्योंकि मेरी एज ऐसी थी और सडनली जो है वो मैं स्कूल से बैग और मैट्रिक एग्जाम देकर आ रही हूँ और मुझे पता चल रहा है 15 दिन बाद मेरी शादी है और उसके बाद सडनली कंसीव करना और ये वो, मेरी अटैचमेंट नहीं हुई। अच्छा, मुझे उसकी समझ नहीं आती थी, वो मेरी बेटी रोती थी, मैं यार ये रोती क्यों है, मैं पूरी रात उसको लेके उठा के घूमना बेडरूम में, ये क्यों रो रही, इसको मसला क्या है। और थोड़े बाद जो है ना डॉक्टर के पास ले जाना उसको, ये रोती है, ये इसको ये प्रॉब्लम है, ये मतलब मैं उसको रियलाइज ही नहीं कर रही थी कि इसको वजह क्या है, मैंने उसको कैसे कवर करना है, कैसे रखना है, इसको या सर्दी लग रही है या इसको गर्मी लग रही है। तो अगर उसको थोड़ा सा फैन वगैरह चलाया, मैं उसको ज्यादा कवर कर रही हूँ, हो सकता है उसको गर्मी लग रही है। मैं ये चीजें जो है ना मेरे लिए वो थोड़ा मुश्किल थी, प्रॉब्लम थी। और गाइड करने के लिए चुप क्यों नहीं कर रही, मैंने इसको चुप कैसे करवाना है, मेरे लिए तो वही बहुत ही मुश्किल सा टाइम था। लेकिन फिर मेरी जो एक बड़ी सिस्टर है, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे नहीं करते, इसको कपड़े ऐसे नहीं पहनाते, इसको पैम्पर ऐसे नहीं करना। उन्होंने फिर कुछ टाइम के लिए मुझे अपने पास ले गई 3-4 माह के लिए, फिर उन्होंने खुद कवर करना, मुझे कवर करके उसको पकड़ा देना, अब इसको पकड़ लो। फिर उन्होंने जब देखना इसको ये मसला है, इसको पेन हो रही होगी, इसकी बैली में पेन होगी, ये होगी वो होगी, फिर मुझे वो चीजों की समझ आई। वरना अदरवाइज मैं समझ रही थी कि यार ये क्या मसला है, ये क्या मसला हो गया मेरे साथ, मैं इसको चुप कैसे कराऊं, मैंने इसको चुप कैसे करवाना। एक्चुअली इस एज में, जिस एज में ये मदर बन गई ना, उसमें हम अपनी कजन्स के बच्चे भी नहीं उठाते थे, 1-2 मिनट के लिए उठाते थे, वो बहुत, और हमें तो उठाने का मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, तो वो कैसे 16 साल की बच्ची जो है वो, और ये हमने अपनी दादी के जमाने में सुना था कि हाँ 14, 15 या 16 में शादी होती थी, लेकिन अभी भी हो रही है। एग्जैक्टली कि मैं सुन के हैरान हूँ कि 16 साल की बच्ची जो है वो मदर बन सकती है, और कितना चैलेंजिंग है यार कि आप अपने आप को भी कैटर नहीं कर पा रहे। तैयबा, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? डिटैचमेंट थी बच्चे के साथ या हस्बैंड के साथ? नहीं, डिटैचमेंट नहीं थी। हाँ, ये फियर था कि मैं मुझे लगता है मेरे हस्बैंड की मुझसे डिटैचमेंट हुई होगी। अच्छा। क्योंकि मैं मोटी बहुत हो गई थी और मतलब अपीलिंग शक्ल, अपीलिंग अपीयरेंस नहीं रही थी, तो मुझे ऐसे या फील होता था, उन्होंने खुद कभी नहीं कहा कि हो सकता है ये भी पोस्टमार्टम का ही फील हो कि शायद मैं अब उतनी अच्छी खूबसूरत नहीं लगी। ये पॉइंट होता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझसे दूर होते जा रहे हैं, और ये एक फियर था। अच्छा। और अगर वो अपने मोबाइल में ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है अच्छा अब ये मेरे साथ बिल्कुल अटैच नहीं रहे, तो क्योंकि मैं ऐसी लगने लग गई हूँ। तो या मतलब कि वो बच्ची से बहुत प्यार करते थे, लेकिन मुझे मेरी फील थी, या उन्होंने खुद कभी नहीं कहा, दिस वाज जस्ट आई थिंक, या मुझे ऐसा लगता था कि यार अब ये कमरे में टाइम कम स्पेंड कर रहे हैं, या ये मुझसे आके बात नहीं कर रहे, या मेरे बच्चे को उस तरह उठाते थे पर थोड़ी देर के लिए, जब रोना तो फटाफट दे देना, चुप नहीं कराना कभी। तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसा आपको अटेंशन मिलनी स्पाउस की कम हो जाती है,
तो फिर आपको वो डिप्रेशन स्टार्ट ज्यादा। होता है कि यार मेरी तो वो इम्पोर्टेंस ही नहीं शायद रही। ब्यूटीफुल हाँ। ब्यूटीफुल। इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूंगी। जैसे इनको फिजिकल अपीयरेंस का एक फियर था, वो हर औरत को होता है, और बाज़ औक़ात ससुराल में या अपनी मदर्स की तरफ से भी बताया जाता है कि अपनी हालत को दुरुस्त रखो, वरना खामंद के इंटरेस्ट नहीं रहेगा आप में। और ऑलमोस्ट बहुत से खामंद हैं जो इस पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा अफेक्शन शो नहीं करते, दूर रहते हैं, दूसरे कमरे में रहते हैं, या अपने बिजनेस पे या ऑफिस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते और हैं, डिविएट हो भी जाते हैं। और यही बात मैं कहने लगी थी कि ये 40 डेज में मैंने केसेस भी देखे हैं हाँ। कि उनके अफेयर स्टार्ट हो जाती हैं। Okay. हालांकि वो अभी रिसेंटली बाप बने होते हैं, इतना खूबसूरत रिश्ता उनका स्टार्ट हुआ होता है, बट वो ये ख्याल नहीं करते कि जो औरत जिसका भी हुलिया बिगड़ा हुआ है, ये इसने भी- हमें औलाद दी है। हाँ, एक ये भी नहीं, बड़ी मेरी खुशी दी है जिंदगी का एक इसने। हिस्सा ही अपनी, हमारी ही जिंदगी के एक फेज में से ये गुजर रही जी। है। और हम दोनों हमारी को- नस्ल वो को जो start बात करने है ना दिमाग में थी, अच्छा ये कभी बच्चा खुद पैदा करे तो इन्हें पता हो, वो तब आती है दिमाग में। अच्छा योर एक्सपीरियंस जैसे ये लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल ये मैं अपनी अंडरस्टैंड करूंगी, ये ऐसा ही होता है। मतलब Parents के बारे देखिए में। वो एक जो औरत है वो बच्चा भी तो आपके लिए पैदा कर रही है ना, वो आपकी लेकिन फैमिली आपको को डर ऑन था कि करने मेरी के बॉडी लिए चेंज था। हो गई है, मेरी अपीयरेंस बिल्कुल, चेंज हो गई। मुझे इतना नहीं था क्योंकि मेरी एज कम थी। मुझे तो तकरीबन मेरे जब बच्चों के बाद भी मेरी बॉडी में इतना चेंज नहीं आया, क्योंकि बहुत अर्ली था। हाँ। इतनी एज में इतनी जल्दी आता नहीं आपकी Change, बॉडी आप में सेफ चेंज। जोन में ही रही फिर हाँ, हमेशा। ये नहीं, मेरी लाइफ में ये नहीं रहा। लेकिन ये जैसे कि कहते हैं कि मेल की अटेंशन चेंज हो जाती है, तो ये होता ही है, चाहे उसके पास जन्नत की हूर भी है ना, तो ये चीजें चेंज सुन ले आप होती हैं। लोग, ये सुन ले, आपके जन्नत की होर भी हो तो भी आपने उस पे कनात नहीं करनी, फिर भी बिल्कुल। आपने ये नहीं, हालत जो है। मेरी- आप लोग ये मेरी- समझें कि मेरी try to एज be में good और मेरे husband। हस्बैंड की एज में 16 साल का फर्क था, अच्छा। जिनको मैं बचपन से भाई 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 कह के आ रही थी, और वो मेरे हस्बैंड बन गए उसके बाद। लेकिन मैंने उनमें भी ये सब चीजें देखी कि ये चीज मैंने रियलाइज की कि मर्द के पास जन्नत की हूर भी है ना, तो वो सो ये उसको हर्ट फिर करता भी- है, ये बहुत ज्यादा हर्ट करता है। आपके ख्याल में इतनी खूबसूरत जो है वो डिस्कशन जो है वो हो रही है, जैसे मैंने अपने मेरी एक क्लाइंट है मेरे पास, तो ये दिस इज द एक्सट्रीम जो मैं अभी शेयर करने लगी हूँ आपसे। तो शी सेड के उनके हस्बैंड ने बताया कि उनका न्यू बॉर्न बेबी था कुछ दिनों का, वो जो है उसकी डेथ हो गई। तो मैंने पूछा कि अच्छा डेथ कैसे हुई, तो उसके हस्बैंड ने कहा कि सांस नहीं आ रहा था बच्चे को। तो अच्छा मुझे ना इसी तरह से देवर रिपोर्टिंग 2-3 दफा उन्होंने यही रिपोर्ट किया। तो मैंने वाइफ को बताया, कहते जब से वो उसकी पैदाइश हुई ना उसके बाद से ये इसी तरह से है ना, अपना ख्याल रखती है, कोई इमोशनल इसका वो रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस तरह की चीजें जो है चल रही हैं, और सारी सारी रात जो जागती भी रहती। तो मैंने उनकी वाइफ को दोबारा बुलाया, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली उनको इतना स्वेयर किस्म का डिप्रेशन हो गया, क्योंकि डिप्रेशन में लोग साइकोसिस में चले जाते हैं, जैसे डॉक्टर तैयबा ने भी दिस इज द mention किया। एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ extreme। डिप्रेशन। तो उसमें उसने शी किल्ड हर बेबी, अपना बच्चा खुद ही उसने मार दिया, उसके मुंह के ऊपर तकिया रख के। ये सुनने वालों को बड़ा अजीब लग रहा होगा, मगर एक औरत जो है जब अपने हार्मोनल इम्बैलेंस में से गुजर रही होती है, जब उसकी अपनी एक साइकोलॉजिकल हेल्थ जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है, तो वो किसी भी एक्सट्रीम पे जा सकती है, वो अपने आप को भी सेल्फ हार्म कर सकती है, किसी और को भी कर सकती है। इसलिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको एड्रेस किया जाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उन्होंने शी सेड कि मैंने मार दिया और मुझे पता भी नहीं चला मैंने मार दिया है, और मारने के बाद मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि दिस वाज द एक्सट्रीम ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, कि आपको एहसास भी नहीं है कि आपने अपना ही बच्चा जो है वो मार भी दिया है। क्या कभी कोई ऐसी चीज आप लोगों ने सुनी हो, देखी हो? मेरे साथ ये पर्सनली हुआ, लेकिन ये मेरा खुद पे हुआ। अच्छा। मतलब ना कि मैं बच्चे पे या किस पे मैंने खुद सुसाइड कर ली। ओके। तो ये मेरा खुद के साथ हुआ कि मैं इतनी मेंटली डिप्रेशन में चली गई थी कि उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैंने ऊपर से नीचे जो है ना छलांग मारा। आपकी फर्स्ट जब डिलीवरी थी ये तब की बात है? सेकंडली तो Because- मैं वो उससे ऐसे बिहेवियर और इन चीजों से गुजर रही थी कि मेरे तो यहाँ तक नहीं हो सकता था कि मैं अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाऊं, तो मैंने ये फिर खुद अटेम्प्ट किया। और ये केसेस भी बहुत ज्यादा एक ही कंडीशन है हाँ। कि या तो बच्चे को नुकसान हाँ। आप पहुंचाना चाहते हैं या खुद को पहुंचाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और अपना आप जो है वो भी उतना वैल्यू। कभी डॉक्टर साहब आपके पास कोई केस ऐसा है, आपने ऐसी स्टोरी सुनी जहाँ पे आपको लगा हो कि यस दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ पोस्टपार्टम डिप्रेशन, या इधर उधर से कोई कहानी सुनी हो आपने कोई? नहीं, अब मैंने आपसे सुनी है अभी ये वाली। मैं खुद बड़ी शॉक थी, और मेरे लिए बड़ा क्योंकि 2-3 इस तरह के पेशेंट्स जो थे वो मुझे
कॉन्टिन्यूसली मुझे देखने पड़े, तो मुझे लगा कि वी नीड टू टॉक अबाउट दिस एंड वी नीड टू रेज अवेयरनेस अबाउट इट। थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, हार्मोनल इम्बैलेंस एक ऐसा इशू है जो जिसको बहुत ही अंडररेटेड चीज़ आप कह लें। ये औरत के साथ ना बहुत इसका अमल दखल है, ये चलता रहता है। आप मंथली साइकिल्स में देखें कि मूड स्विंग्स किस तरह से होती हैं। बैठी बिठाई औरत इरिटेट हो जाएगी, आप कुछ खास नहीं कहेंगे लेकिन वो इतना सिवियर रिएक्शन देगी। लोगों के पीएमएस इतना ज्यादा होता है, लोग रोना शुरू हो जाते हैं। इतना उनका वो इमोशनल ब्रेकडाउन होता है कि वो दे डोंट रिलेट टू यू। इस चीज की इम्पोर्टेंस को ना बहुत उजागर करने की जरूरत है कि औरत का हार्मोनल चेंजेस चलते रहती हैं, तो आपको उसके साथ केटर करके औरत को अपनी जिंदगी में साथ साथ लेके चलना है। थैंक यू सो मच। बंदे कहते हैं कि हमारे भी हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो हमें तो नहीं कोई समझता। तो उनको पीरियड्स नहीं होते ना बेसिकली। आप देखें कि 9 मंथ जब आपने कैरी किया तो आपका हार्मोन्स का लेवल बहुत हाई रहता है। उसके बाद जब आप डिलीवर करती हैं तो वो ड्रास्टिकली नीचे आता है। ये एक बहुत बड़ा चेंज होता है, इसको कोप करने में बहुत टाइम लग जाता है। और वही बात कि जब हमें समझने को कोई तैयार नहीं है। बहुत ज्यादा की जाती है बेबी की बर्थ के बाद, आपको हो मोटी हो गई हो, हमने भी तो 2-3 बच्चे पैदा किए थे, देखो फलानी ने भी तो किए थे। ये एक लाइन बहुत कंट्रीब्यूट करती है पोस्टमार्टम डिप्रेशन में कि हमने भी बच्चे पैदा किए थे, हमारे पे भी ये वक्त गुजरा, आप लोग कोई अनोखे हो। हाँ। ये तो इस तरह करती है। और ये भी है कि ये वाली बात बेटी पैदा हो जाना भी, ऑल्दो किसी ने कभी कहा नहीं था या पता नहीं मेरे अपने अंदर ये फील होगा, लेकिन एक अंडरलाइन चीज थी, जेस्चर थे। जेस्चर थे, मतलब कि प्रेशर बिल्ड कर देता है आपके ऊपर। हाँ, बाद में वो चाहे उसको बहुत ज्यादा प्यार करे, लेकिन इनिशियल जब आपने नोट कर ली है ना कोई बात, व्हेन यू सी समथिंग एंड यू कैन नॉट अनसी दैट थिंग। ओके, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि व्हाट डू यू थिंक कि पोस्टमार्टम से एक फीमेल को क्या चीज सपोर्ट कर सकती है? कि हिट तो उसने करना ही करना है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत बड़े चेंज में से गुजर रही है, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं और हम कैसे लोगों को ये बता सकते हैं कि अच्छा अगर एक फीमेल के पास जो डिलीवर करने वाली है, अगर उसके पास ये सपोर्ट हो या ये चीजें हों तो वो किस तरह से कोप कर पाएगी? मैं आप तीनों से एडवाइजेस लूंगी ताकि हमारे सुनने वालों को इससे फायदा हो सके। क्या होगा शनीला? अच्छा, एक तो सपोर्ट सिस्टम उसके पास होना चाहिए, ठीक है। और बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे मैंने बताया, वो नींद पूरी कर सकती है, वो अपने आप पे ध्यान दे सकती है। एक आप उसको रिलैक्स छोड़ें फिजिकल अपीयरेंस वाइज, कि उसको बताएं कि ये एक टाइम पीरियड है, एक फेज है जस्ट, ये आगे आपकी पूरी जिंदगी नहीं है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने हमेशा ऐसे नहीं रहना। अगर आपके अंदर ये चेंज आया तो ये चेंज जाएगा, काउंसलिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा जो भी आपके इन्वायरमेंट में लोग हैं, वो चाहे आप अपनी मदर के गए हुए हैं या आप अपने इन लॉज में भी हैं, उन लोगों को ये रियलाइज करवाने की जरूरत है। और जेस्चर से, जैसे डॉक्टर तैयबा ने कहा कि अंडरलाइन जेस्चर्स होती हैं, तो वो आपके जेस्चर्स से बावर करवाना ज्यादा जरूरी है। और बाकी ये कि मतलब डाइट वगैरह भी अच्छी दी जाए, सपोर्ट सिस्टम हो। और एक होता है पोस्टमार्टम ब्लूज, जो कि सेकंड डे से स्टार्ट होकर 2 वीक्स तक रहता है, और बहुत सी औरतें उसे कोप अप कर जाती हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपके घर में जो फीमेल है वो कोप अप नहीं कर पा रही है, तो फिर काइंडली उसको पहले तो आप एक इमोशनल सपोर्ट देके, हाँ जी, अगर वो हैंडल होती है, वरना फिर आप किसी प्रोफेशनल साइकियाट्रिस्ट को उसको जरूर दिखाएं। थैंक यू जी। हुमा, क्या कहना चाहेंगी कि 3 ऐसे क्या टिप्स देंगी? कहना चाहूंगी सबसे पहले कि आपके हस्बैंड की सपोर्ट जो है ना वो आपको बहुत मैटर करती है, क्योंकि उस टाइम बिल्कुल सबसे ज्यादा जो है ना रिलाई वुमन होती है वो अपने हस्बैंड पे होती है। सेकेंडली फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए उसको। और थर्डली उसका हेल्थ के इशू होते हैं, हेल्थ के इश्यूज के देखें वो कहाँ से गुजरी है, उसको डॉक्टर चेकअप करवाएं। ये नहीं है कि बस जी उसकी वो डिलीवरी हो गई है तो ये घर के के आप यूज कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसको डॉक्टर के पास लेके जाएं। हो सकता है उसको मेडिसिन की जरूरत है, उसको रिलैक्सेशन की जरूरत है, उसको हस्बैंड सपोर्ट की जरूरत है। अब वो 3 चीजें अगर वो कवर करेंगे तो उसका स्ट्रेस वहां पे ही खत्म हो जाएगा, वो ना कि वो एंड ऑफ लाइफ तक जाए उसके साथ। ओके, ब्यूटीफुल। हुमा, डॉक्टर तैयबा क्या टिप्स देंगी सुनने वालों को? टिप्स ये है कि शेयर करे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अकेले उस औरत का जिम्मेदारी नहीं है बच्चा, वेरी नाइस। वो आपकी भी है, और उस औरत का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है। एक तो वो आपके पास सबकी बीवी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज ऑन द मेल। ठीक है, सब फैमिली की सपोर्ट बाद में आती है, पहले हस्बैंड का। दूसरा ये कि जब छोटी एज में शादियां हैं या नहीं भी हैं, जैसे किसी को भी पहली दफा माँ बनने के नहीं पता होता कि बच्चे को कैसे हैंडल करना, तो इस तरह की कोई ट्रेनिंग क्लासेस होनी चाहिए जिसमें उन्हें पता हो कि आपको कितने आवर्स के बाद चेक करना है बेबी को कि इसने डायपर तो नहीं गंदा कर दिया,
कितने अरसे बाद डायपर नहीं भी गंदा होता तो कितनी देर बाद उसको चेंज करना ही करना है, क्या चीज़ है जो इसको तकलीफ दे देगी, या बच्चा अगर रो रहा है तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते, उसको मेंटली थोड़ा पता होना चाहिए। और ये कि अपनी उसकी टाइम मैनेजमेंट और उसकी हेल्थ मैनेजमेंट और रूटीन मैनेजमेंट में उसकी हेल्प करनी चाहिए, उसको थोड़ा पहले साइड। एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ, हम फोरेंसिक में ये पढ़ाते हैं और हमारे माशरे में यूजुअली लोग ऐसे समझते हैं कि अगर कोई माँ अपने बच्चे को अलग कॉट में सुला देती है तो कहते हैं इसको तो मां तो किवें दी मां तो बच्चे नाल प्यार ही नहीं है, हाँ, नाल नहीं सुवांदी हाँ, पई। ये आजकल इशू चल रहा है बहुत ज्यादा। और ये मैं आपको बताऊं कि फोरेंसिक में एक टर्म यूज होती है ओवरलाइंग। ओवरलाइंग इज द प्रोसीजर। उसमें ये होता है कि बच्चा माँ ने साथ सुलाया है, जब वो डीप स्लीप में गई उसे नहीं पता चला, विद करवेट या किसी तरह बच्चे के ऊपर आ गई और बच्चा मर जाता है। आई हैव सीन सच अ केस जिसमें वो बच्चा लेकर आए कि रात को सही सोया था, सुबह नहीं उठा तो बच्चा नीला हुआ क्योंकि वो साइनोस हो चुका था, उसके ऊपर आ गई। और फिर मेरी देवरानी की बच्ची भी इसी तरह सोई हुई थी, सुबह उठी नहीं और उन्होंने कहा रात को बिल्कुल सही सोई, रात को उठी भी है, दूध भी पिलाया है और वो सुबह नहीं उठ पाई। तो आई थिंक दैट इज वाज ओवरलाइंग। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जब आप सोने लगे हैं तो आप साइड पे बेशक करीब रख लो लेकिन अलग सुलाएं, बच्चे की सेहत उसकी जिंदगी के लिए जरूरी, उसकी जिंदगी। थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल डिस्कशन एंड थैंक यू सो मच दिस वंडरफुल पैनल। और आगे भी मैं आप लोगों को तकलीफ देती रहूंगी, ऑफ कोर्स बहुत कुछ बाकी, पार्टी अभी बाकी है बहुत कुछ बाकी है जी। आपने सुना मुख्तलिफ हमारे जो इस वक्त गेस्ट थे उनकी जुबानी आपने सुना कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन की एक्चुअली हकीकत क्या है। यानी हर औरत जो है वो पोस्टमार्टम में से गुजरती है। 15 दिन के अंदर अंदर अगर कोई औरत जो है अपनी रूटीन लाइफ में वापस नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। और पोस्टमार्टम डिप्रेशन में से सबसे जल्दी निकालने की जो चीज़ें सपोर्ट कर सकती हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हस्बैंड का साथ होना है। और हस्बैंड का अपनी औरत को बार बार एक तो उसके साथ थोड़ा सा वो एम्पथाइज करना कि यस ये बड़ा डिफिकल्ट टाइम है जिसमें से वो गुजर रही है, आप नहीं गुजर रहे, आप उसके साथ तंग जरूर हो रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको बच्चे की रोना जो है वो देखना पड़ रहा है, एक नई रूटीन आप दोनों की शुरू हुई जिसमें से आप गुजर रहे हैं, बट इन एक्चुअल हार्मोन जिस औरत के डिस्टर्ब हुए हैं, हेल्थ जिसकी कॉम्प्रोमाइज हुई है, नींद और रूटीन जिस औरत की कॉम्प्रोमाइज हुई है, वो एक्चुअली पोस्टमार्टम को वो शी इज द वन जो कि एक्सपीरियंस कर रही है सारा कुछ। और उसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना, उसको रीएश्योरेंस दिलाना कि उसकी इंपॉर्टेंस आपकी जिंदगी में अभी भी वही है, चाहे वो जितनी मर्जी मोटी हो गई है, जो मर्जी हो गई है, जितनी मर्जी उसके चेहरे पे शाइयां बन गई हैं, वो रिंकल्स हो गए, फ्रेकल्स हो गए, कुछ हो गया, उसकी स्किन डार्क हो गई है, बॉडी डी शेप हो गई है, ये रीअश्योर करना कि वो शी इज स्टिल दैट प्रिटी टू होम यू मैरिड। तो वो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि औरतों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी की जो बात बन जाती है वो उनका बॉडी का डी शेप होना, शक्ल के ऊपर जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से इफेक्ट्स आ जाते हैं, उनके लिए परेशान हो जाना। और फिर बार बार ये सुनना कि तुम्हें अभी तक समझ ही नहीं आई, तुमने बच्चा अभी तक देखा नहीं है, तुम्हें अभी पता नहीं चला कि किस तरह इसको मैनेज करना। ये सारे टॉन्ट जो हैं, ये सारी बातें ऑफ कोर्स लोग मोहब्बत के आउट ऑफ करते हैं या केयर के आउट ऑफ करते हैं, मगर ये अगले बंदे की इमोशनल स्टेट को ट्रिगर कर देते हैं। सो आपके घर में और हर घर में आई एम श्योर फीमेल्स हैं, अपने घर में जो भी आपकी फीमेल है अगर वो डिलीवरी के करीब हैं तो जैसे डॉक्टर तैयबा ने बड़ा खूबसूरती से पॉइंट आउट किया कि हमें काउंसलिंग और ट्रेनिंग लेना बहुत बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को हैंडल कैसे करना है, बच्चे को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि जब आप उसको सीख जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आप अपने डिप्रेशन के ऊपर इनडायरेक्टली काम करने में कामयाब हो जाते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए डॉक्टर ताहिर अरबाब को इजाज़त दीजिए। कॉफ़ी विद डॉक्टर ताहिर अरबाब पॉडकास्ट का पर्पस उन सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करना है जिसके ऊपर कोई भी अभी तक बात नहीं कर पाए, और हम रियल लोगों को यहाँ पे लेके आते हैं ताकि वो अपनी ज़ुबानी आपको समझा पाएं कि बेसिकली ज़िंदगी गुजर कैसे रही है। आप भी चाहें तो अपनी स्टोरी हमसे शेयर कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर बात होनी चाहिए वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।